हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉन एज द कंपटीशन। आपने प्रीवियस भी वीडियोस देखे होंगे। क्लास 12th के अंदर एक टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और उस ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस दे रखे हैं, और उन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर प्रिडिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऐसा ही एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉन एज द कंपटीशन। ऑलराइट, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कंपटीशन। सो इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन। सो स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन, देखिए कंपटीशन इज़ ए सॉर्ट ऑफ अ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, राइट, उसमें क्या होता है, इस कंपटीशन में क्या होता है। स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी दोनों के लिए ये जो इंटरेक्शन है वो हार्मफुल होता है। कंपटीशन इज हार्मफुल फॉर बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ एंड दैट्स व्हाई वी आर डिनोटिंग द स्पीशीज़ ए एज वेल एज द स्पीशीज़ बी बाय नेगेटिव साइंस। तो याद रखना, कंपटीशन के अंदर स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी दोनों को ही क्या होता है, हार्म होता है। आपने वहाँ पर भी देखा था, प्रिडेशन के अंदर देखा था तुमने, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के अंदर, तो एक स्पीशीज़ को वहाँ पर बेनिफिट होता था तो दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होता था, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन के अंदर बोथ द स्पीशीज़ हैव बीन हार्म्ड। क्लियर? नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपटीशन इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो आपको एटलीस्ट जब आप इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ऑलवेज रिमेंबर, interspecific interactions arise from the interactions of the population of two different species। हमेशा interspecific interaction कभी भी दो different species के बीच में होगा, same species के बीच में कभी भी interspecific interaction नहीं होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए स्कूल्स के बीच में, डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इंटर स्कूल टूर्नामेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट, हम ये कहते हैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट, मतलब डिफरेंट के बीच में। सो द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इज नॉन एज द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं फिर से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कंपटीशन के लिए, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस इंटरेक्शन के अंदर, एंड डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि आपकी एनसीईआरटी क्लियर है डेप्थ के अंदर, इन टेक्स्ट मटेरियल जितना भी दे रखा है वो यदि आपका क्लियर है, तो फिर आपको नीट में कोई भी रोक नहीं सकता है। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द कंपटीशन। राइट नाउ, कंपटीशन क्या है? सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज अ कंपटीशन। सो बेटा, कंपटीशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। क्या कहा मैंने बेटा? द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। ये याद रखना है, कंपटीशन के अंदर इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। जो फिटनेस होगी वो एक स्पीशीज की दूसरे स्पीशीज से क्या होगी? एक की ज़्यादा होगी तो एक की क्या होगी? कम होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल? दैट प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ द वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। दो स्पीशीज जब इंटरेक्ट करिए तो एक की जो फिटनेस है वो ज़्यादा है, दूसरे की फिटनेस क्या है? कम है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव करेंगे। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete for the same resources।
that are limiting, but this is not entirely true. Normally हम क्या सोचते हैं, जब कंपटीशन की बात आती है तो हमेशा हम क्या कहते हैं, कंपटीशन के लिए कहा जाता है that competition occurs between closely related species which compete for the same resources that are limiting. बहुत सिंपल सा है. आपसे कभी भी कोई पूछे तो आपसे एक एंगल के ऊपर कोई पूछेगा तो आप हमेशा यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि कंपटीशन किसके बीच में होता है, तो कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है विच आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज विच आर लिमिटिंग. भाई कंपटीशन किसके बीच में होगा, कंपटीशन जो है वो सिमिलर स्पीशीज के बीच में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगा. क्यों, बिकॉज दे आर फाइटिंग, दे आर एक्चुअली कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटिंग होते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको जो ये ट्रेडिशनल तरीका है सोचने का, किसी से भी पूछोगे कि कंपटीशन किसके बीच में ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली ही और शी और या कोई भी होगा तो वो कहेगा कंपटीशन ऑलवेज अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. वाई, बिकॉज द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द सेम रिसोर्सेज एंड देयरफॉर दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज. बट दिक्कत ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, है ना. ये एक एंगल है सोचने का, लेकिन ये जो सोचने का एंगल है ये हरदम सही नहीं होता है. अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, कोट करेंगे, जिसमें कि आप ये देखोगे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज डेटा लिमिटिंग, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, हर जगह पर ट्रू नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर ये प्रूव करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड जो है वो स्पीशीज के बीच में ही कंपटीशन होता है. ठीक है, यहाँ पर देखो, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. मतलब जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल ओनली compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दे कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स. एक ही रिसोर्स के लिए दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर सकती है. इसीलिए तो हमने कहा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कोट करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं. इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स. बेटा नीट के अंदर यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना. बार बार कहते हैं इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन सम शैलो, शैलो मतलब कम गहरे, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स visiting flamingos and the resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. अब कहाँ लेना देना है, दोनों स्पीशीज बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज है. यहाँ पर एक यहाँ पर फ्लेमिंगो है जो कि उस लेक के अंदर विजिट कर रही है. फ्लेमिंगो इज अ सॉर्ट ऑफ अ बर्ड, ठीक है, और उसका कंपटीशन किससे हो रहा है, रेजिडेंट फिशेस से हो रहा है जो ऑलरेडी उस साउथ अमेरिकन लेक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो व्हाट आई वांट टू से दैट बर्ड्स आर टोटली अ डिफरेंट स्पीशीज, है ना, और जो फिशेस है वो बिल्कुल अलग है. तो यहाँ पर दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज है, एक बर्ड है और एक फिश है, बट स्टिल दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स विच इज फाउंड इन दैट लेक एंड दैट इज नथिंग, इट इज द जूप्लैंक्टन. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इस बात को समझाने के लिए कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकती है. से फॉर एग्जाम्पल इज कमिंग फ्रॉम द शैलो साउथ अमेरिकन लेक. The example is coming from the shallow South American lake where the visiting flamingos and the resident fishes already found in that lake are competing for the same resource, that is they are competing for the same common food and that is known as the zooplankton. तो कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज भी एक ही रिसोर्स के लिए compete करती है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही हमेशा सेम रिसोर्स के लिए compete करती है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सेकेंडली अब एक और एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा.
राइट, एंड यू हैव टू फोकस हियर बिकॉज नीट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. नाउ यहाँ पर देखोगे, resources need not be limiting for competition to occur, right? Resources need not be limiting for competition to occur. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन होने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी क्या होगा, कंपटीशन होगा. कभी कभी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं फिर भी कंपटीशन होता है. तो क्या लिख रखा है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तभी कंपटीशन होता है. नहीं भी होंगे, राइट, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो भी कंपटीशन हो सकता है. जैसे कि इन इंटरफियरेंस कंपटीशन. इंटरफियरेंस समझते हो? इंटरफियरेंस का मतलब ये होता है कि इंटरफियरेंस का मतलब होता है एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के बीच में इंटरफेयर कर रही है, कहीं ना कहीं इनहिबिशन कर रही है, रोक रही है उसको. तो इन इंटरफियरेंस इनहिबिशन, इन इंटरफियरेंस कंपटीशन विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ इनडायरेक्ट कंपटीशन, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपटीशन है. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant. मतलब फूड और स्पेसेस abundant है, उसके बावजूद भी द इंटरफियरिंग कंपटीशन यहां पर देखने को मिलेगा. रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ओकर. ये ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिट होते हैं तभी कंपटीशन होता है. कभी कभी खूब स्पेस होती है, बहुत सारा फूड होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, फिर भी क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है. इन इंटरफियरेंस कंपटीशन, इंटरफियरेंस कंपटीशन की बात यहाँ पर करते हैं. इन इंटरफियरेंस कंपटीशन ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपटीशन है, सामने से कंपटीशन नहीं हो रहा है, एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपटीशन है. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, अभी हम लोग एक एग्जांपल भी देके इसको समझाएंगे. The feeding efficiency of one species might be reduced. एक किसी स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस होती है ड्यू टू द इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज. किसी एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज. इवन इफ रिसोर्सेज आर अबेंडेंट, भले ही रिसोर्सेज अबेंडेंट हो, रिसोर्सेज अबेंडेंट है, फिर भी यहां पर क्या हो रहा है बेटा, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज. इस बात को समझाने के लिए अभी कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे, वो भी आप देखिएगा. नाउ देयरफॉर competition is best defined as a process in which the fitness of one species, which is measured in terms of its R is the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of the another species. जैसा कि अभी हमने बताया ना बेटा, यही तो बताया था. The feeding efficiency of one might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. ठीक है, तो therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species. Fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species, which is measured in terms of its R, which is also known as the intrinsic rate of increase. ठीक है, now it is relatively easy to demonstrate in lab experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. मान लीजिए एक और देखो, it is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments as Gauss एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड. उन्होंने ये बताया, गॉस वगैरह ने बताया कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सोचो ज़रा कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं तो कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विच विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज. लेकिन कंडीशन क्या है,
गॉस और एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है ना, जब रिसोर्सेज जैसे कि स्पेस है, फूड है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज होगी, नेचुरल है, वो एलिमिनेट कर देगी किसको, कम जो कंपिटिटिवली कम फिट स्पीशीज होगी उससे. सो व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज will eliminate the other species and such type of the competitive, ये जो गॉस ने जो बताया है बेटा, that is such type of the competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. ये जो गॉस ने बताया कि such type of the competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive, मतलब ये जो गॉस ने बताया है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज जो होती है वो एलिमिनेट कर देती है अदर स्पीशीज को, ऐसा हरदम हमेशा के लिए कहना ये पूरी तरीके से सही नहीं है. एक एग्जांपल है द एबिंगडॉन टॉर्टोइज. ये बहुत एक जायंट टॉर्टोइज हुआ करता था बेटा. द एबिंगडॉन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड्स बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड, मतलब 10 सालों के अंदर, विद इन अ डिकेड after goats were introduced on the island. Apparently why? Because due to the greater browsing efficiency of the goats. एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, कि Abingdon tortoise which was a giant tortoise was found on the Galapagos island. But ये देखा गया कि 10 साल के रन अंदर within a decade वो एक्सटिंक्ट हो गया. क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? तो इट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द गैलापागोस आइलैंड. जब गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर गोट्स इंट्रोड्यूस हो गई तो केवल 10 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा जो जायंट टॉर्टोइस था जिसका कि नाम था डेट इज नोन एज द एबिंगडॉन टॉर्टोइस, वो एक्सटिंक्ट हो गया उस गैलापागोस आइलैंड से. व्हाई? बिकॉज द ब्राउजिंग कैपेसिटी ऑफ द गोट इज वेरी मच हायर देन द टॉर्टोइस. तो नेचुरली कि सारा का सारा जो ग्राउंड वेजिटेशन था वो गोट खा गई, तो कुछ बचता ही नहीं था उस टॉर्टोइस के लिए, एबिंगडॉन टॉर्टोइस के लिए, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया. ठीक है, ऐसा कहा जाता है गोट्स के लिए. आपने गोट को कभी फीड करते हुए देखा है? ग्रास को फीड करते हुए देखा है? गोट एक बार यदि खाना शुरू करती है ग्रास को तो मुंह तक नहीं उठाती और लगातार खाती रहती. आप देखना, कभी ध्यान दीजिएगा कि गोट की जो ब्राउसिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है. खाना शुरू करती है तो आप उसके मुंह के ऊपर देखना, गोट को कभी ग्रास खाते हुए देखना, लगातार खाती रहती. उसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो उतनी ब्राउजिंग कैपेसिटी तो थी नहीं, तो हमने क्या कहा था, द कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज. तो यहाँ पर किसकी फिटनेस कम थी? एबिंगडॉन टॉर्टोइस की. और किसकी फिटनेस ज़्यादा थी? ब्राउजिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा थी? दैट इज उस गोट की. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा. अब आ जाते हैं अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज. नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Another evidence for the occurrence of the competition in nature comes from what is called as competitive release. ये आपको एक नेचर के अंदर एक और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कंपटीशन को समझाने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज. बड़ा सिंपल सा है, जरा देखिएगा. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range when the competitive species is experimentally removed. मतलब सीधी सी बात है कि कॉम्पिटिटिव रिलीज, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 2 स्पीशीज है और एक स्पीशीज ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट है, राइट, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसके फिटनेस ज़्यादा है. तो यदि उस जोग्राफिकल एरिया से मैं उस कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को हटा दूं तो जो कम सुपीरियर, कॉम्पिटिटिवली लेस सुपीरियर स्पीशीज है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कंपटीशन को रिलीज कर दिया है. बड़ा सिंपल सा है, देखिए, अ स्पीशीज हुज
डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। इमेजिन करो कि एक स्पीशीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। एंड व्हाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड, व्हाई दैट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इन दैट एरिया विच इज फाउंड टू एक्सपांड। ये देखो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपांड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। वो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्यों लिमिटेड था? बिकॉज ऑफ द कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। बट दिस स्पीशीज which is restricted to a small geographical area can expand its distributional range if the competing species or the superior species is experimentally removed from that area। अरे भाई, एक एरिया के अंदर दो स्पीशीज थी, एक सुपीरियर थी और एक इन्फीरियर थी, ठीक है। सुपीरियर स्पीशीज ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ज़्यादा कर रखा था, लेकिन जो दूसरी इन्फीरियर वाली थी जिसकी फिटनेस कम थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब आप एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर उस पर्टिकुलर एरिया से सुपीरियर स्पीशीज को हटा दें, तो नेचुरली कि कम स्पीशीज जो कम कॉम्पिटिटिवली कम जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो अपना डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। आर यू गेटिंग? ये आया समझ में? चलो, एक एक्सपेरिमेंट है कनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये एक और एग्जाम्पल है कंपटीशन का। दिस एग्जाम्पल इज कमिंग फ्रॉम द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। द लार्जर एंड द कंपिटिटिवली सुपीरियर बैडनेकल नॉन एज द बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल एरिया समझते हो ना? जब टाइड्स आती है तो वो एरिया कवर हो जाता है। सी शोर्स का जो इलाका है वो इंटरटाइडल एरिया है, और जब हाई टाइड्स होती है तो वो कवर हो जाता है पूरा, और जब लो टाइड्स होती है तो वो अनकवर हो जाता है। तो डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बैडनेकल कैथमेलस फ्रॉम दैट जोन। मतलब ये बता रखा है कि कनल्स का एक एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसने बताया, ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ अ रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड। इस रॉकी सी कोस्ट जो था स्कॉटलैंड का, वहां पर क्या था? द लार्जर एंड द कंपिटिटिवली सुपीरियर बैडनेकल नॉन एज द बैलेनस dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathmelis from that zone। क्यों? क्योंकि जो बैलेनस था which was a superior barnacle was dominating the area। why? because उसने exclude कर दिया किसको? smaller barnacle Cathmelis from that zone। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, NCERT का एग्जाम्पल है। now this is very very important, Gauss competitive exclusion principle। गॉस का एक प्रिंसिपल है, कभी कभी बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस पूछते हैं और नीट में भी पूछते हैं कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist for long period, and the competitively inferior one will be eliminated eventually। This may be true if resources are limiting but not otherwise। देखिए समझिएगा, गॉस का competitive exclusion principle क्या है? competitive exclusion principle, ध्यान से सुनना, when two closely related species are competing for the same resources, when two related species are competing for the same resources, then they cannot coexist for a long period of time, and a time will come when the competitively inferior one will be eliminated। क्योंकि कंपटीशन के अंदर विन कौन करेगा? जो सुपीरियर है। तो हमने कहा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज cannot coexist for a long period of time, and a time will come when the competitively inferior species will be eliminated eventually, but this may be true if resources are limiting। ये तभी सही है, गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी सही है when resources are limited, otherwise this exclusion principle is not working। क्लियर? नाउ देखो, अभी जो लेटेस्ट स्टडीज है, मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। गॉस ने जो एक जनरलाइजेशन दिया ना कंपटीशन के लिए, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशंस अबाउट द कंपटीशन।
while they do not rule out the occurrence of the interspecific competition in nature. ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रूल आउट कर देते कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होगा, बट दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी की जो रिसेंट स्टडीज़ कहती है वो ये कहती है कि जो गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है. ये तभी तक सही है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है. अभी की जो रिसेंट स्टडीज़ होती है वो इस क्रॉस एनालाइजेशंस को नहीं मानते हैं. दे डू नॉट रूल आउट. वो ऐसा नहीं है कि अभी की जो नई लेटेस्ट स्टडीज़ है दे आर नॉट रूलिंग आउट द ऑकरेंस ऑफ द इंटरस्पेसिफिक competition in nature which is happening. They point out that the species which is facing competition, वो extinct होने की जगह पे they promote coexistence rather than exclusion. Species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. मतलब वो ये बता रहा है कि जो कंपटीशन फेस कर रही है स्पीशीज वो एक्सक्लूजन की जगह पर वो एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकती है जिसको कि हम बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? साथ साथ. कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ साथ मिल बैठकर खा लेना. आर यू गेटिंग? जैसे कि 5 स्पीशीज है वो किसी एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही है. 5 स्पीशीज है वो किसी एक ही रिसोर्स के लिए क्या कर रही है? मान लीजिए कि वो क्या कर रही है? compete कर रही है. अब यदि उन्होंने कोएग्जिस्टेंस का मैकेनिज्म यदि अपना लिया है ना कि भाई मिल बैठकर खा लेते हैं तो कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा. ठीक है, कैसे? तो देखो इस बात को समझाने के लिए वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. समझ में आ रहा है ना? ये जो हमने कहा कि जो कंपटीशन फेस करने वाली जो स्पीशीज है, राइट, दे पॉइंट आउट दैट द स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन की जगह पर किसकी बात हो रही है? कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है. जैसे कि एज वन सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग. रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेना, मिल बैठकर खा लेना जितना भी रिसोर्स है वो. इफ 2 स्पीशीज compete for the same resource they could avoid competition. मान लीजिए कि 2 स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही है तो वो competition को अवॉइड कर सकती है. हमने तो शुरुआत में क्या कहा था? हमने शुरुआत में कहा था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है, राइट, compete for the same resources available, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि if 2 species compete for the same resource they could avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging patterns. मतलब 2 species exclusion की जगह पर resource partitioning को follow कर सकती है. ठीक है ना? यदि 2 species एक ही resource के लिए compete ना करे, है ना, if 2 species compete for the same resources they could avoid this competition. वो इस competition को avoid कर सकती है यदि वो अपने फॉरेजिंग के जो टाइमिंग्स है, अपनी फीडिंग के जो टाइमिंग्स है या अपने जो फॉरेजिंग की जो हैबिट्स है, पैटर्न है, उनको यदि क्या कर ले? चेंज कर ले. ठीक है, जैसे कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मैकआर्थर ने एक एग्जांपल दिया. मैकआर्थर शोड दैट 5 वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स which were competing for the same resources found on the tree, they have avoided the competition and they have followed the resource partitioning. राइट, उन्होंने अपनी वार्बलर्स का ये एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी फॉरेजिंग हैबिट्स को, अपनी जो फीडिंग हैबिट्स है उसको चेंज करके और जो गॉस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो ना करके और इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग को फॉलो किया तो ये कंपटीशन से बच गए. तो दिस इज अ मैकआर्थर एग्जाम्पल कमिंग फ्रॉम द वार्बलर्स. एक ट्री था, उसके ऊपर देयर वर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स. छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे लिविंग ऑन द सेम ट्री, but they were able to avoid competition and coexist, है ना, and they were able to avoid competition and coexist. मतलब वो resource partitioning कर रहे थे due to behavioral differences in their foraging activities. उन्होंने अपनी foraging habit, जो foraging की habits थी उसके अंदर चेंज ला दिया, पैटर्न के अंदर चेंज ला दिया, foraging का जो टाइम था उसको सारी स्पीशीज ने बदल दिया. तो देयर वाज नो कंपटीशन हेल्ड बिटवीन दैट 5 स्पीशीज. तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भले ही क्लोजली रिलेटेड हों लेकिन वो अपने एक्सटिंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं. वो रिसोर्स पार्टीशनिंग को भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. रिसोर्स पार्टीशनिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्री
which was having 5 different species, 5 मतलब closely related species of the warblers found on the same tree, but they have avoided competition and they have followed the resource partitioning. इन्होंने coexistence को अपनाया, resource partitioning को अपनाया, and they have changed their foraging patterns, है ना. इन्होंने अपनी feeding habits को change कर दिया, उसके कारण ये कंपटीशन को अवॉइड कर पाए और अपने एक्सक्लूजन से बच पाए. आर यू गेटिंग? सो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा अबाउट इंटरेस्ट स्पेसिफिक कंपटीशन एंड दैट वाज इंटरेस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड दैट वाज नोन एज द कंपटीशन. हम लोगों ने पहले प्रेडेशन पढ़ा दिया है, अभी कंपटीशन पढ़ाया. आने वाले दिनों के अंदर हम लोग और भी जो इंटरेक्शंस हैं वो हम लोग लेकर आएंगे. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आएँ जो आपकी बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल हो और आप लोगों के नीट अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो नीट के उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो. हम लोग बेटा आप लोगों के लिए क्वालिटी एंड कंटेंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं. आपको इस चैनल के ऊपर कुछ भी इररिलेवेंट नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी फालतू की बात नहीं मिलेगी. यू विल जस्ट गेट द ऑथेंटिक वीडियोज़, रेलेवेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे. आप इन वीडियोज़ को खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. जो बच्चे किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनको ये बेनिफिट हो, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन नीडी बच्चों तक इस वीडियोज़ को आप पहुंचाइए. तो इनको खूब सारा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स अ लॉट.